नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट के पेपर 2 के अंतर्गत हिंदी विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। कल हम हिंदी विषय से संबंधित यूनिट 1 के अंतर्गत 50 प्रश्नों को हल किया था, जो कि हिंदी भाषा का विकास के हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लिया गया प्रश्न था। आज हम 50 से आगे प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं आज का ये। पौम चरित के उत्तरार्ध भाग की रचना किसने की? त्रिभुवन ने। 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंत तक अपभ्रंश का स्वर्णकाल किसने घोषित किया? डॉक्टर हरदेव बाहरी ने। दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को निम्न में से क्या कहा? अपभ्रष्ट। अपभ्रष्ट का सर्वाधिक विवादित पहलू निम्न में से कौन है? अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू निम्न में से कौन है? अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद नाम साधु द्वारा नहीं किया गया है? ब्राचल का। ब्राचड़ का। जबकि उपनागर का, आभीर का और ग्राम का किया गया है, लेकिन ब्राचड़ का नामी साधु के द्वारा नहीं किया गया है। मार्कंडेय द्वारा किए गए अपभ्रंश के भेदों में से किसका संबंध गुजरात की बोली से है? नागर का। उपनागर कहाँ की बोली थी? राजस्थान की। सिंघली के आदि रूपों को क्या कहते हैं? एलू। मार्कंडेय ने निम्न में से सिंधु देशोद्भव किसे कहा है? ब्राचल को, यानी ब्राचल भाषा को, बोली को। नामी साधु की उपनागर अपभ्रंश उस काल की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है? परिनिष्ठित भाषा। प्राकृतानुशासन के लेखक कौन है? पुरुषोत्तम देव। अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद डॉक्टर तगाड़े ने माना है? उत्तरी। अपभ्रंश का उत्तरी भेद डॉक्टर तगाड़े ने माना है। डॉक्टर याकोबी ने अग्रलिखित में से किस ग्रंथ की भूमिका अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है? सनत कुमार चरयू। अपभ्रंश के 4 भेदों पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी उल्लेख निम्न में से किसने किया? डॉक्टर याकोबी ने। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक निम्न में से कौन है? डॉक्टर तगाड़े। डॉक्टर नामवर सिंह ने के मतानुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं? 2। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। और यह स्वयंभू कृष्ण काव्य के भी प्रथम कवि माने जाते हैं। अपभ्रंश का एक रूप खस है, जिससे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। खस का एक अन्य नाम निम्न में से कौन सा है? दरद। सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश का संबंध गुजरात से है, क्योंकि सौराष्ट्र जो है गुजरात में ही है। पैसाची अपभ्रंश का एक अन्य नाम है केकय। अपभ्रंश के कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया? स्वयंभू ने। जो स्वयंभू हैं वो राम काव्य के भी कवि हैं, और कृष्ण कथा का भी सूत्रपात स्वयंभू ने ही किया। साहित्यिक रूप से अपने विकास और विस्तार के दौरान अपभ्रंश ने निम्न में से किस प्रकृति को सर्वाधिक प्रभावित किया? सौर सैनी ने। निम्नलिखित अपभ्रंशों ग्रंथों को उनके लेखों के साथ सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, कीर्तिलता, विद्यापति, और कीर्ति पताका भी विद्यापति की ही है। अपभ्रंश काव्य त्रयी, लालचंद्र गांधी, सिद्धहेम, शब्दानुशासन, हेमचंद। इनके नाम से ही पता चल जाता है, देखो है इसमें ना, सिद्धहेम, शब्दानुशासन हेमचंद का है। बिहारी, बंगला, असमिया और ओड़िया भाषाओं का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? मागधी रूप से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश
से निम्न के किस रूप का विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ये सब याद करने वाली है। ब्राचल अपभ्रंश से निम्न में से किस भाषा का विकास हुआ है? सिंधी का। असमिया भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? मागधी से। सौराष्ट्रीय या नागर अपभ्रंश का वस्तुतः क्या? सौराष्ट्रीय या नागर अपभ्रंश वस्तुतः क्या है? सौर सैनी अपभ्रंश का पश्चिमी रूप है। सौराष्ट्रीय और नागर सौर सैनी अपभ्रंश का पश्चिमी रूप है। अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा गया है? पुष्पदंत को। सिद्ध कवियों की भाषा को साध्य भाषा किसने कहा है? अद्वज तथा मुनिदत्त ने। सिद्ध कवियों की भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? अर्धमागधी से। सिद्धों के प्रथम कवि हैं सरहपा। सरहपा को बंगला का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर बी भट्टाचार्य। अपभ्रंश की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है, ये कथन असत्य है, क्योंकि अपभ्रंश उकार बहुला है। आ ई उ ए ओ हर्ष या ई उ ए ओ दीर्घ स्वर थे, ये सही है। ऋषि लिखा तो जाता था परंतु इसका उच्चारण रि होता था, ये भी सही है। रि को छोड़कर सभी स्वरों का अनुनासिक रूप प्रयोग में आ गया था, ये भी सही है। इसमें जो लिखा है अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है, बल्कि ये गलत है, क्योंकि अपभ्रंश उकार बहुला है। ब्रजभाषा अवधि आदि में जो मनु मन, कारणु कारण, अंगु अंग, चलु चल आदि रूप में मिलते हैं, वे निम्न में से किसकी देन है? अपभ्रंश का। अपभ्रंश की देन है। अपभ्रंश के शब्दों में किस वर्ग की ध्वनियां बाहुल्य हैं? टा वर्ग की। अपभ्रंश की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अपभ्रंश में सा के स्थान पर केवल सा प्रचलित था, ये सही है। इसमें लगभग वही ध्वनियाँ थी जिसका प्रयोग प्राकृत में होता था, ये भी सही है। नपुंसक लिंग समाप्त प्रायः था, ये भी सही है। कारक के रूप अधिक हो गए थे, ये गलत है। इसमें अपभ्रंश में जो 3 सा होते हैं, एक मूर्धन्य और एक तालव्य, ये नहीं थे, सिर्फ दंत वर्ण सा था बस। निम्न में से कौन सा व्यंजन अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? सा। अपभ्रंश की वर्णमाला में निम्न में से कौन सी व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है? माँ जो है वो सम्मिलित है। निम्न में से कौन सा वर्ण समूह अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? अंगा, इया, ना, सा और सा। अपभ्रंश में कितने लिंग हैं? 2। अपभ्रंश में किस कोटि के शब्दों का बाहुल्य है? तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। निम्न में से कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? ऐ और औ। अपभ्रंश की युग्म वर्णमाला में नहीं है। अपभ्रंश में ना व्यंजन की किस रूप में मिलता है? अड़ा के रूप में, यानी ना जो है वो नहीं है, बल्कि अड़ा ना के स्थान पर मिलता है। संस्कृत के अस्ति शब्द का अपभ्रंश में कौन सा रूप मिलता है? अहाई। कोंकणी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? महाराष्ट्री। अवहट्ट की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अवहट्ट में अड़ा और ढा जो उच्छिप्त हैं ध्वनियां हैं, नहीं हैं। ये 2 ध्वनियां नहीं हैं। किसमें नहीं है? अवहट्ट की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी ये 2 ध्वनियां है इसमें लिखा गया है कि नहीं है। अगर नहीं हटा दिया जाए तो ये भी सही है। इस नहीं है इसलिए गलत हो गया। इसमें ऐ औ स्वरों का समावेश हुआ है, ये सही है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत आ का लोप हुआ है, जैसे भिक्षा को भीख, शिक्षा को सीख आदि। इसमें व्यंजन का आकार द्वित्व हुआ है, जैसे शिक्षा को शिक्षा, कम्माण को कमान, तुषार को तुषार आदि।
अपभ्रंश काल 10वीं शताब्दी तक माना जाता है, परंतु अपभ्रंश काव्य लिखा जाता रहा 14वीं शताब्दी तक। पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी किसने कहा? डॉक्टर तगाड़े ने। अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है दोहा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अपभ्रंश में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। ये गलत है, क्योंकि अपभ्रंश में तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक किसने कहा? डॉक्टर नामवर सिंह ने। प्राच्या को अपभ्रंश का एक भेद माना है राम शर्मा ने। भारतीय आर्य भाषाओं का उदय माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास। पुरानी हिंदी का उदय माना जाता है अवहट्ट से। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य लगभग 300 वर्षों की भाषा 300 वर्षों की भाषा जिसमें प्रारंभ में अपभ्रंश की प्रवृत्तियां अधिक हैं, वह बाद में धीरे धीरे कम होती गई और आधुनिक भाषाओं का निखरा हुआ रूप सामने आया। बीच का समय कहलाता है संक्रांति काल। संक्रांति काल के बाद ही हिंदी आई। अवहट्ट के भेद हैं पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। अवहट्ट का कार्यकाल है 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी या थोड़ा बाद तक, यानी 14वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग थोड़ा थोड़ा होता रहा। अधिकतर 9 से 1000 ईस्वी तक अधिकतर था। वन रत्नाकर, कीर्तिलता और कीर्ति पताका में किस अवहट्ट का प्रयोग हुआ है? पूर्वी अवहट्ट का। साहित्य में अवहट्ट का प्रयोग कब तक होता रहा? 14वीं शताब्दी तक। शिक्षा का शब्द अवहट्ट में किस रूप में प्रचलित है? शिक्षा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें एक को कथन, दूसरे को कारण कहा जाता है। अवहट्ट में सरलीकरण की प्रक्रिया द्रुत गति से चलती रही। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की विकारी रचना का इतना परिवर्तन हुआ कि अवहट्ट और पुरानी हिंदी में अंतर कर पाना कठिन हो गया। दिए गए वक्तव्यों ए और आर के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ए और आर दोनों सही हैं। ए का संबंध आर से है। उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली किसने कहा? डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने। उक्त व्यक्ति प्रकरण निम्न में से क्या है? व्याकरण शास्त्र है। उक्त व्यक्ति प्रकरण में अवहट्ट के किस रूप का प्रयोग हुआ है? मध्य देशीय। पश्चिमी अवहट्ट का प्रयोग मिलता है प्राकृत पैंगलम में। डॉक्टर तगाड़े ने अवहट्ट की विशेषता माना है कर्ता की ए विभक्ति को। अवहट्ट में निर्विभक्तिक प्रयोग बढ़ने से शब्दों का क्रम सुनिश्चित होने लगा। अवहट्ट में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता? नपुंसक लिंग का प्रयोग अवहट्ट में नहीं होता है, जबकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग का होता है। अपभ्रंश का मई शब्द अवहट्ट के रूप में हो गया मैं। अपभ्रंश अवहट्ट में किस छंद का प्रयोग नहीं मिलता है? घनाक्षरी छंद का प्रयोग नहीं मिलता है अपभ्रंश या अवहट्ट में, जबकि दोहा, चौपाई और छप्पई का मिलता है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई कितनी मात्राओं का छंद था? 15। हिंदी के कविता को काव्य में चमत्कार लाने और वांग वैचित्र्य के प्रदर्शन की प्रवृत्ति किससे मिली? अपभ्रंश और अवहट्ट से। हिंदी परसर्गों के विकास में
सर्वाधिक योगदान निम्न में से किसका रहा? अपभ्रंश और आहट का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राउरबेला चलो ठीक है। आज का एक कार्यक्रम समाप्त होता है। कल हम हिंदी भाषा के विकास यूनिट 1 से संबंधित और 100 प्रश्नों को हल करेंगे।